हेलो दोस्तों। मेरा नाम है अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस पाठशाला बीथामित पर। आज बीपीएससी एईडीयू का एग्ज़ाम हुआ है मैथ रीजनिंग का। तो इस वीडियो में मैं मैथ का सॉल्यूशन कराऊंगा। बीपीएससी जो है फुल मूड में इसका मैथ का क्वेश्चन बनाया है, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन इसमें आए हैं। और इसी के साथ जो है बीपीएससी एईडीयू के तीनों फेज के परीक्षा जो है समाप्त हो चुके हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। ये सभी आंसर जो है 100% एरर फ्री है। ठीक है, चलते हैं मैथ के पहला क्वेश्चन। 2 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सी आभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो 961 देखिए सबको पता है कि 31 का स्क्वायर होता है, 21 जो है 11 का स्क्वायर है और 361 जो है वो 19 का स्क्वायर है। तो 241 एक बच गया, तो 241 क्या हो जाएगी, आभाज्य संख्या हो जाएगी। नेक्स्ट मैथ का क्वेश्चन है आपका 5 नंबर। कह रहा है एक्स जो है एक अशून्य परिमेय संख्या है और वाई एक अपरिमेय संख्या है, तो सही विकल्प चुने। तो एक परिमेय और एक परिमेय का योग हो, घटाव हो, गुना हो, भाग हो, हमेशा क्या होता है, अपरिमेय ही होता है। एक परिमेय और एक अपरिमेय का योग, घटाव, गुना, भाग सब कुछ क्या होता है, अपरिमेय होता है। तो एक्स प्लस वाई परिमेय है नहीं, एक्स इंटू वाई परिमेय है नहीं, एक्स माइनस वाई परिमेय है नहीं। तो उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कह रहा है चार संख्याएं 70, एक्स 6, 5x, 11x का औसत 71 है। तो यदि x एक अंक को प्रदर्शित करता है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू बताइए। देखिए जिस तरह से 76 को आप क्या लिखते हो, ये 70 प्लस 6 लिखते हो ना। तो अगर हम यहाँ पे 7x लिखें और x एक अंक है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 70 प्लस x लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 7x का मतलब वो 2 डिजिट का एक अंक है, तो 70 हो गया। प्लस 6x का मतलब क्या, 6x, ये सॉरी 6x करें, x 6 का मतलब हो गया आपका 10x प्लस 6। 5x का मतलब हो गया 50 प्लस x और 11x का मतलब हो गया 110 प्लस x कहिए या 100 प्लस 10 प्लस 1 कहिए, एक ही बात है। ठीक है, टोटल क्या वो संख्या है, 4 गो, तो 1 2 3 4। तो औसत निकालने के लिए 4 से भाग, और यही औसत दिया हुआ है कितना, 71। तो 70 और 76, 126, 300, 126, 236, 236 प्लस 10 एक 11x और एक 12x बटा 4 बराबर 71। यानी 236 प्लस 12x बराबर कितना हो गया, 4 7 28, यानी 12x बराबर 48। तो x का वैल्यू आ गया 4। आपसे पूछा एक्स स्क्वायर प्लस 4 यानी 4 का स्क्वायर प्लस 1, 16 और 1 कितना हो जाएगा, 17। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो भी लड़का का को जो ये क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इसमें जो है रफ किए हुए हैं, तो जहाँ भी स्पेस होगा, दूसरा क्वेश्चन हमको मिला नहीं है तो इसी का सॉल्यूशन, इसी पे सॉल्यूशन करा रहा हूँ। एक राशि का 36%, का 80%, का 30%, 216 है, तो राशि क्या है। तो राशि का 36%, का 80%, का 30% कितना है, 216 है। तो 36 से 216 6 बार में, 6 से ये 5 बार में 30 खत्म, 5 से ये 20 बार में, 20 चौका 80, 20 पचे 100 और 4 से ये 25 बार में, 25 पचे 125, 125 और ये 250, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, 2500। ठीक है, x का वैल्यू 2500, यानी राशि क्या थी, 2500, ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है एक निश्चित धनराशि के लिए यदि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 5 रुपए है, तो उसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। तो 2 वर्ष के लिए आपको चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ है और 3 वर्ष के लिए आपसे पूछ रहा है। तो पहला वाला केस से मूलधन निकालिए, फिर 3 वर्ष का अंतर निकालिए, या नहीं जो बच्चे चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज ढंग से पढ़े हैं उनको 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर का रेशियो पता होगा। ये 300 प्लस आर बटा 100 होता है। इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ऐसा नहीं है कि बहुत मतलब अंडररेटेड है, ये किसी को पता नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत जगह यूज होता है।
ठीक है, तो इसलिए इसका यूज आप कर सकते हो। D3 का मतलब 3 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, और D2 का मतलब 2 वर्ष का। तो हमें D3 निकालना है 3 वर्ष का। 2 वर्ष का दिया हुआ है कितना, 5, 300 प्लस आर, आर का मतलब दर कितना, 5/100। तो ये आपके पास D3 बराबर हो जाएगा 5 × 300, 5/100, 5 से कट जाएगा 20 बार में, यानी कितना हो गया, 15, और ये 2.5/10, यानी 15.25 रुपया। 15.25, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे आसान तरीका यही है। बाकी क्या है, दूसरा तरीका है कि 2 वर्ष का अंतर PR² बटा 10,000, ये 5 दिया हुआ है, तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो P का वैल्यू आ जाएगा, P निकल जाएगा। ठीक है, शायद 2,000 आएगा, जो भी आएगा, और वहां से फिर मूलधन पता हो गया, तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकालिए। तो वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, आपको ये रिजल्ट याद रखना है। ठीक है, आगे के लिए भी 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के अंतर और 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के अंतर का जो रेशियो होता है वो 300 प्लस R/100 होता है। तो ये हो गया आपका इसका आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 11 था। 12 मैथ है क्या, निम्नलिखित है अंक गणितीय श्रेणी का 30वां पद। हाँ, तो AP का ही है क्वेश्चन, मैथ का क्वेश्चन है। 4, 8, 12, 16, अगला इसका 30वां पद पूछ रहा है। तो प्रथम पद 4 हो गया, और गैप कितना का, 4 का, तो सार्वंतर भी 4 हो गया। 30वां पद यानी T30 पूछा है, A + N-30 -1 इंटू D, यानी 29D हो जाएगा। तो 4 + 29 × 4, ए गो 4 और 29 गो 4, 30 गो 4, 30 गो 4 का मतलब 120, तो 30वां पद 120 हो जाएगा। 12, 18 का तृतीय अनुपात x है, 7, 11, 14 का चतुर्थ अनुपात y है, तो 3y + 2x/6y - 6x का वैल्यू ज्ञात करना है। तो 12, 18 का तृतीय अनुपाती कैसे निकलेगा, x बराबर दूसरा का स्क्वायर यानी 18 का स्क्वायर बटा 12, 18 × 18/12, 36, 18, 6 दूना 12, 2 से 9 बार में, यानी 27, x का वैल्यू 27 आ गया। और चतुर्थानुपाती मतलब 7 और 11 का वो जो रेशियो होगा वो 14 और y का होगा। 7 दूना 14, y का वैल्यू आ गया 22। आपको निकालना है 3y, तो बढ़ती 66 और प्लस 27 दूना 54/6 कॉमन ले ले नीचे से, तो क्या बचेगा, y - x, यानी y हो गया 22 - 27 कितना हो जाएगा, -5। तो आंसर जो भी आएगा माइनस में आएगा, एक ही ऑप्शन माइनस में है, ऑप्शन नंबर ए। बाकी आप सॉल्व कर सकते हो, ऊपर 120 आ जाएगा और नीचे -30 आ जाएगा, तो कट के -4। ठीक है, समय बर्बाद नहीं करना है, जब आपको पता है कि माइनस में आंसर आएगा, एक ही माइनस में है, टिक लगा के आगे बढ़ेंगे। 14 नंबर कह रहा है 16,800 की एक धनराशि उधार ली गई है, इसे 2 बराबर किस्तों में भुगतान करना है। यदि ब्याज की दर 10% चक्रवृद्धि ब्याज है तो प्रत्येक किस्त का मूल्य 10% का मतलब 10 से 11 हो गया, तो दूसरा 100 से 121 हो जाएगा। दोनों को हमें किस्त बराबर करना है, तो इसको 11 से गुना कर लेंगे, यानी 110 का चीज 121 हो रहा है, फिर 100 का चीज 121 हो रहा है। ठीक है, तो टोटल उधार राशि 110 + 100 कितना, 210, और पहला किस्त 121 का, दूसरा किस्त 121 का, यानी टोटल मिला के 242। आपसे पूछा है कि उधार ली गई राशि 16,800 दिया हुआ है, जबकि उधार ली गई राशि कितना है, 210। तो 210 यूनिट 16,800, 10 से 10 खत्म, 21 से ये 8 बार में, तो 80 बार में हो जाएगा। 1 यूनिट 80 है। आपसे पूछा है प्रत्येक किस्त, यानी प्रत्येक किस्त कितना कितना का, 121 का ना, तो 121 का वैल्यू पूछा है 0, 8, 8 दूना 16 और 8 1 9, 9680 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, 15 रीजनिंग है। 16 एक मूलधन 3 वर्ष में 944 और 5 वर्ष में 1040 हो जाता है। प्रत्येक धनराशि को एक ही साधारण ब्याज पर निवेश किया गया है, तो मूलधन बताइए। तो 2 वर्ष का ब्याज कितना हो गया, 1040 माइनस 944, यानी 36 और 40, 76 हो गया। कितना वर्ष का ब्याज, 2 वर्ष का, तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, 1 वर्ष का 38 हो जाएगा। 76, 96 ना, 96, 56 इधर और 40, 96, तो 1 वर्ष का हो जाएगा कितना, 48। तो 3 वर्ष का 144, 3 वर्ष में कितना हो जाता है, 944 हो जाता है। तो इसमें ब्याज भी है ना, 144 ब्याज है 3 वर्ष का, इसको घटा लेंगे तो मूलधन आ जाएगा कितना, 800। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 17 रीजनिंग है, 18 रीजनिंग
19। एक वस्तु को 5510 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ उसी सामान को 4090 में बेचने पर हुए हानि के बराबर है। यदि वस्तु को 7500 में बेचा जाता है तो प्रतिशत लाभ क्या होगा? तो क्रैमुल क्या हो जाएगा? 5510 में बेचा, 4090 में। तो दोनों के गैप निकाल के आधा आधा करके दोनों को बांट दीजिए, ठीक है। और नहीं तो दोनों को जोड़ कर 2 से भाग कर दीजिए। दोनों को जोड़ देते हैं तो ये 4100 और 5500 कितना हो जाएगा? 4100 और 5500 9600, 9600 बटा 2 यानी 4800। ये आपका क्या आ गया? सीपी आ गया। यानी वस्तु का जो क्रैमुल है वो 4800 का है। बेचना कितना में? 7500 में। 7500 में बेचना है तो कितना का लाभ हो जाएगा? 200 और 2700। 2700 का लाभ होगा कितना में? 4800 में। परसेंटेज में डालने के लिए 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। कितना आ जाएगा? 12 चक 48 काट देते हैं। 12 चक 48, 4 से ये 25 बार में 100, और ये आपका 100 है। ये 2 जीरो का मतलब क्या? 100 गुना 27 ना। तो हम 100 को काटे हैं 4 से 25 बार में, ठीक है। और ये 4 से फिर आपका ये 3 से 9 बार में। तो कितना हो गया? 9 175 बटा 4। 9 गुना 25 है ना, तो 225 हो जाएगा ना। 225 बटा 4, 5 का 20, 6 चक 24 यानी 56.25। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मैथ का क्वेश्चन 22 नंबर है। एक राशि 20% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए उधार दी गई, 482 रुपये अधिक कमाएगी यदि ब्याज की दर वार्षिक की अपेक्षा अर्धवार्षिक रूप से दे। ठीक है, अर्धवार्षिक में अगर होता तो ये कितना ज्यादा देता? 482 रुपये। तो 20% के हिसाब से 2 वर्ष का जो है चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? 44%। 20 प्लस 20 प्लस 20 गुना 20 बटा 100। अगर ये अर्धवार्षिक होता तो 10% के हिसाब से 4 गो पीरियड में लगता। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 10% के हिसाब से 2 वर्ष का 21% होता है। 3 वर्ष का जो आपका है 3 वर्ष का वो 33.1 होता है, और 4 वर्ष का आपका 46.41% होता है। ये सब तो डेटा याद होना चाहिए, ठीक है। तो अगर अर्धवार्षिक लगेगा तो 20 का आधा कितना? 10% के हिसाब से 4 पीरियड का हो जाएगा। 4 पीरियड में कितना मिलेगा? 46.41%। तो अभी मिल रहा है वार्षिक में 44%, अर्धवार्षिक में 46.41%। कितना ज्यादा मिलेगा? 2.41%। जबकि रुपया में दे रखा है कितना? 482 रुपया। तो 2 जीरो लगा के ये दशमलव हटा देते हैं। 241 से ये 2 बार में यानी 200 बार में हो जाएगा। तो 1% 200 है, तो 100% कितना हो जाएगा? 20,000 रुपये हो जाएगा। 20,000 ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि 5 पे पावर x बराबर 1/3 है, तो 5 पे पावर -7x का वैल्यू निकालिए। 5 पे पावर -7x का मतलब क्या? 5 पे पावर -7x का मतलब 1/5 पे पावर 7x, और इसको लिख सकते हैं 1/5 पे पावर x और उस पे पावर 7। आपको दे रखा है 5 पे पावर x का वैल्यू 1/3, तो 1/1/3 पे पावर 1/7। ठीक है, इधर नहीं दिख रहा है, इधर लिख रहे हैं। तो कितना हो जाएगा? 1/3/3, तो ये तो ऊपर चला जाएगा 3 पे पावर 7, और 3 पे पावर 6 729 होता है, तो 7 2187 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। और ऐसा सेम क्वेश्चन जो है फेज 1 में पूछा था, जिसका गलत आंसर था 10 पे पावर x का वैल्यू देके 10 पे पावर -2x का वैल्यू पूछा था, है ना। तो सेम डिटो क्वेश्चन, सेम टाइम का क्वेश्चन है। नेक्स्ट 24 नंबर। एक आदमी ने घड़ी 6.5% लाभ पर बेची। यदि वह इसे 2500 रुपये अधिक पे बेचता तो उसे 19% का लाभ होता। तो 6.5% और 19% का अंतर ही ना 2500 है। तो 6.5 में से 19 में से 6.5% जाएगा तो कितना बचेगा? 12.5%। 12.5% का वैल्यू कितना है? 2500 रुपये। तो दशमलव हटा के 1 जीरो चिपका दे। 125 गुना 250 यानी 1% का वैल्यू 200 हो जाएगा। तो आपका 100% का वैल्यू 20,000 हो जाएगा। इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी 20,000। 25 नंबर कह रहा है 3 धनात्मक पूर्णांकों x, y एवं z का औसत 45 है। y तथा z के औसत से x 9 अधिक है तथा y और z का औसत y से z अधिक है। तो अनुपात x माइनस जेड बाई वाई प्लस जेड का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो x प्लस वाई प्लस जेड का योग तो आपको पता हो जाएगा ना। x प्लस वाई प्लस जेड का औसत दिया हुआ 45, तो 45 से 135 योग हो जाएगा।
अब कह रहा है y और z का जो औसत है वो x से 9 अधिक है। तो y और z का औसत मतलब y प्लस जेड बाई टू बराबर x से 9 अधिक है। तो y प्लस जेड यहाँ पे मिल जाएगा 2x प्लस 18। यहाँ से हम लोग x का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, y प्लस जेड का वैल्यू यहाँ पे रख दे तो ये आपका 2x प्लस 18 बराबर 135। तो 3x बराबर 135 माइनस 18 कितना हो जाएगा 117। 15 और ये 3 117। ठीक है, तो x का वैल्यू यहाँ पे 3 तिहाई 9 और 9 तिहाई 27 39 आ गया x का वैल्यू। अब कह रहा है अगला लाइन कि y और z का औसत y से z अधिक है। ठीक है, तो y प्लस z का औसत जो है y प्लस जेड बाई टू, ये y प्लस जेड से y से z अधिक है। तो y प्लस जेड यानी y से z अधिक है तो y प्लस जेड। तो यहाँ जब इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो y और z दोनों क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, y प्लस जेड जीरो आ जाएगा। ठीक है, जो कि क्वेश्चन में सरासर मिसप्रिंट है। ये क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, यहाँ z की जगह ना मेरे अकॉर्डिंग 2 होना चाहिए। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए 2, यानी y प्लस जेड, यानी y और z का जो औसत है वो y से कितना अधिक है, 2 अधिक है। तो यहाँ पे ये सॉल्व हो पाता। तो इस क्वेश्चन में एरर है। ये क्वेश्चन अगर जेड लेके बनाएंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। जेड की जगह मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तब जाके ये सॉल्व होता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में एरर ही है, इसको डिलीट करना होगा बीपीएससी को। जेड बराबर कह रहे हैं एक्स प्लस आई इंटू वाई, एक सम्मिश्र संख्या है जहां आई। अच्छा, ऊपर एक क्वेश्चन छूटा है क्या, 1 मिनट। हाँ, 20 नंबर भी जो है आपका मैथ का क्वेश्चन है। कह रहा है कि ओमेगा इकाई घनमूल है। तो ये देखिए क्या कर रहा है, अभी जो क्वेश्चन वो बता रहे थे वो भी सम्मिश्र संख्या 11th का क्वेश्चन है और ये भी 11th का क्वेश्चन है। तो बीपीएससी के पास जो है अरिथमेटिक का क्वेश्चन बचा नहीं, तो वो 11th का क्वेश्चन पूछ रहा है। ओमेगा क्या है, इकाई घनमूल है। आप लोग 11th में पढ़े होंगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 0 होता है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 0 होता है और इसी में ओमेगा से गुना कीजिएगा तो आपको ओमेगा क्यू का वैल्यू कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो आपको दे रखा है क्या कि ओमेगा प्लस 1 पे पावर 8 का जो वैल्यू है वो a प्लस बी इंटू ओमेगा है ना। तो आपको a इंटू बी का वैल्यू बताना है। तो 1 प्लस ओमेगा की जगह इसको उधर भेज दे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। 1 प्लस ओमेगा की जगह क्या लिख सकते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर, उस पे पावर 8। तो ये हो गया आपका ओमेगा पे पावर 16। ओमेगा पे पावर 16 को ओमेगा का क्यूब उस पे पावर 5 इंटू ओमेगा लिख सकते हैं। तो ये पावर 15 और 116 हो गया। क्यों, क्योंकि ओमेगा क्यू का वैल्यू 1 होता है। तो 1 पे पावर 5 इंटू ओमेगा यानी ओमेगा, यानी इस पूरे चीज का वैल्यू कितना है, ओमेगा बराबर a इंटू बी इंटू ओमेगा। तो इसे क्या पता चला, जब कंपेरिजन करेंगे तो ओमेगा के अलावा कोई टर्म नहीं है, मतलब a का वैल्यू 0 होगा और b इंटू ओमेगा ओमेगा के बराबर होगा। तो यहाँ ओमेगा के साथ क्या है, 1 है, तो b का वैल्यू कितना हो गया, 1। तो a इंटू बी आपसे पूछा है, 0 इंटू 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये आपका सम्मिश्र संख्या का क्वेश्चन है कि z बराबर एक्स प्लस आई इंटू वाई एक सम्मिश्र संख्या है जहां आई जेड का वैल्यू दिया हुआ है। तो z है, आई जेड का वैल्यू दिया हुआ है, आई जेड आपको दिया हुआ है, आई जेड दिया हुआ है 2 प्लस 3i। जबकि z पता है तो इसमें i से गुना कर देंगे तो xi और प्लस आई इंटू आई, आई स्क्वायर वाई इक्वल टू 2 प्लस 3y। आई स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है, आयोटा का वैल्यू क्या होता है, सॉरी आयोटा का स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1। तो आई एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2 प्लस 3i। तुलना कीजिए, बिना आई वाला पद कौन है, इधर -y और इधर 2, तो -y 2 के बराबर, तो y बराबर -2 और xi किसके बराबर हो जाएगा, xi या ix 3i के बराबर, तो x का वैल्यू 3 हो गया। तो x 3 और y -2, आपको क्या निकालना है, x माइनस वाई, यानी 3 माइनस -2 यानी 3 प्लस 2 बराबर 5। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 27, 28 रीजनिंग है, 29 रीजनिंग, 30 रीजनिंग, 31। देखिए वो ये एज वाला क्वेश्चन तो हर एक एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन, मतलब हर एक फेज में 2-3 क्वेश्चन आए हैं और सेम ही टाइप के। 10 वर्ष पूर्व राम की आयु राहुल की आयु कितनी थी, राम राहुल से तिगुना था 10 वर्ष पहले।
10 वर्ष पश्चात राम की आयु राहेल की दुगनी हो जाती है 10 वर्ष के बाद। तो गैप 20 वर्ष का दोनों में बराबर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ एक है, यहाँ कोई वृद्धि नहीं है, तो ऊपर का गैप 2 से गुना कर देते हैं यहाँ, तो ये 4 और 2 हो जाएगा, इसको आप भूल जाइए। देखिए ये भी एक बढ़ा है, ये भी एक बढ़ा है, लेकिन साल में ये 10 साल पहले, ये 10 साल बाद, यानी 20 साल। तो एक का वैल्यू 20 वर्ष है, एक का वैल्यू 20 वर्ष, उसका वर्तमान पूछा है। तो वर्तमान आप 10 साल पहले वाला से भी निकाल सकते हो, 10 साल बाद वाला से, तो बाद वाला से हम निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 80 और ये 40, ये 10 वर्ष बाद का है, 10 वर्ष बाद का। तो वर्तमान में से 10 10 घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 70 और ये हो जाएगा 30 का। वर्तमान में 70 राम का और 30 राहुल का रेशियो पूछा है, तो 7:3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 32 रीजनिंग है, 33 रीजनिंग। अच्छा ये आपका देखिए रीजनिंग लग रहा है, लेकिन है ये परम्यूटेशन का क्वेश्चन, ठीक है, मैथ का ही क्वेश्चन है, अलजेब्रा। और हमने एग्जाम होने से पहले जाके वीडियो देख लीजिएगा, बताया था कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बेसिक क्वेश्चन देख के जाना। अभी जो सेकेंड फेज हुआ है, फर्स्ट फेज में भी था, सेकेंड फेज में भी क्वेश्चन पूछे गए, और ये थर्ड फेज में भी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। तो अलजेब्रा अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं ताकि दोनों ए एक साथ नहीं आए। तो आपको दोनों ए को क्या करना है, एक साथ नहीं रखना है। तो टोटल लेटर क्या है वो देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 है। तो इसे बन कितने सकते हैं, ठीक है, इसे बन कितने सकते हैं टोटल लेटर, तो टोटल बन सकते हैं आपके फैक्टोरियल 7। लेकिन इसमें ए 2 बार रिपीट हो रहा है, तो फैक्टोरियल 7 बटा फैक्टोरियल 2, जितना बार जो रिपीट करता है उसका फैक्टोरियल नीचे लगा देते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3, 2 फैक्टोरियल से 2 खत्म हो जाएगा। तो 4 तिहाई 12 25 60 है, 360 गुना 7, 0 7 छक 42 और 7 21 25, 2520। लेकिन इसमें वैसे भी हैं जिनमें दोनों ए एक साथ आ रहे हैं। तो दोनों ए को अगर हम एक लेटर मान ले, एक पोटली में मान ले, पहले हम निकालेंगे कि कितने ऐसे शब्द होंगे जिसमें दोनों ए एक साथ आएंगे। ये टोटल है 2520 वैसे शब्द हैं जिसमें दोनों ए एक साथ भी हैं और नहीं भी हैं, सब है इसमें टोटल है, ठीक है। तो हम सिर्फ वैसे शब्द निकालेंगे अब जिसमें दोनों ए एक साथ है। उसके लिए इन दोनों ए को एक पोटली में रख देंगे, और इसके अलावा आपके पास कितने लेटर बचेंगे, 5, टोटल 7 है ना, तो 2 ए बाकी 5। तो इस दोनों ए को एक लेटर मानेंगे, जहां भी जाएगा दोनों एक, तो एगो ई या 5 गो, तो 6 गो, इस 6 गो से क्या गो बनेगा, तो फैक्टोरियल 6। चूंकि ये एक पोटली है तो इसका रिपीटेशन नहीं होगा, जहां भी जाएगा तो एक ही जाएगा। बच गया 5, इस 5 में कोई रिपीट नहीं कर रहा है, अगर रिपीट करता तो उसके लिए भी फैक्टोरियल नीचे लगता, लेकिन यहाँ रिपीट नहीं कर रहा है, तो फैक्टोरियल 6 बनेगा। फैक्टोरियल 6 का मतलब होता है 720, यानी 720 वैसे शब्द होंगे जिनमें दोनों ए एक साथ आएंगे। और टोटल है 2520, जिसमें 7 भी है 7 नहीं भी है। तो अगर इस 2520 में से 720 घटा देंगे तो बचेगा 1800। 1800 वैसे शब्द आएंगे जिनमें दोनों ए एक साथ नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। अब कहोगे कि ये कौन बनाएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो जिनका बेसिक अच्छा है, जो 11 12 में ढंग से पढ़े हैं। 5000 से बड़ी न्यूनतम संख्या जो 67 से पूर्ण रूप से विभाजित होती है। 5000 से, तो 5000 में आप पहले 67 से भाग कर लो, पता चल जाएगा। 67 से 5 बार में जाएगा क्या, 7 बार में, 7 छक 42, 7 बार में जाएगा, 7 7 49 और 7 छक 42 और ये 46, तो 31 इधर और ये 31 हो गया ना, 0। 67 चौका 6 छक 24 और 7 छक 28, 4 बार में जाएगा क्या, 7 छक 28 और 7 6 छक 24 2 26, यानी ये 74 दशमलव समथिंग आएगा। ये मतलब इससे जस्ट बड़ा जो होगा वो 75वां नंबर होगा, है ना, यानी 75 भाग में पूरा पूरा भाग लगेगा। यानी जो 67 से बड़ी पूर्ण रूप से विभाजित होनी, 67 से पूर्ण रूप से जो विभाजित संख्या है जो 5000 से बड़ी है, वो 67 गुना 75 होगा, 67 गुना 75, ठीक है। तो 67 में 75 से गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा, इसको 70 से पहले कर दे, 0 7 7 49 और 7 छक 42 और 4 46 और 5 से गुना कर दे तो 7 5 35
और 6 पचे 30 और 3 33, तो 5 9 2 12 1 6 3 9 10 1 50 25 50 25 ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर डॉट 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 10 का स्क्वायर का औसत x है तथा प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का औसत y है, तो y x माइनस वाई का कितना प्रतिशत है। तो प्रथम इन प्राकृत संख्या के वर्गों का जो योग होता है वो n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई 6 होता है, ये योग होता है। औसत निकालना हो तो n से भाग कर देंगे तो ये औसत आ जाएगा। कै गो है, 1 से 10 तक है तो n का वैल्यू 10, ये औसत है, याद रखिएगा, योग नहीं, क्योंकि n से हमने भाग कर दिया है। तो ये 10 प्लस 1 11 और 10 दूना 20 1 21 बटा 6, 2 से ये 3 से 2 बार में 7 77 बटा 2, यानी 38.5 आ गया इसका औसत। अब प्रथम इन प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होता है, n+1 होता है। प्रथम इन प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होता है, n+1, सॉरी, प्रथम इन सम संख्याओं का, सम प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होता है, n+1। तो 10 का औसत क्या हो जाएगा, 10 सम संख्या, 10 प्लस 1 यानी 11। ठीक है, तो प्रथम 10 सम संख्या का औसत 11 और इसका औसत 38.5। ये आपका y है, ये आपका x है। आपसे पूछा है y यानी 11 जो है वो 38.5 माइनस 11 का कितना परसेंट है, यही ना पूछा है, यानी 11 बटा 27.5 गुना 100%। एक जीरो देके ये दशमलव हटा देते हैं, 25 से कम 25, और ये अच्छा 11 से कट जाएगा ना, 11 से कट जाएगा, 11 दूना 22 और 11 पचे 55, 25 चौका 100, 40%, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है 39, x प्लस 1/x बराबर k और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर भी k है, तो k का मान क्या है। तो देखिए यहाँ से अगर निकालेंगे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, k स्क्वायर माइनस 2, और ये भी k है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर भी k है, यानी k स्क्वायर माइनस 2 किसके बराबर, k के बराबर। तो k स्क्वायर माइनस k माइनस 2 बराबर 0। k स्क्वायर इसको तोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं, -2k प्लस k माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी k कॉमन लेके k माइनस 2 प्लस 1 कॉमन लेके k माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास k माइनस 2 इंटू k प्लस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा, यानी k का वैल्यू +2 और k का वैल्यू -1 हो सकता है। ठीक है, -1 और k का वैल्यू क्या हो सकता है, 2 हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 4 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 तो 2 ही आएगा। तो k अगर 2 रखेंगे और -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर -2, तो -1 का स्क्वायर 1 -2 करेंगे तो -1, तो ये भी क्या जाएगा, -1 ही आएगा। ठीक है, तो k का वैल्यू आपका -1 होगा या 2 होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका 39 ना, 40 रीजनिंग है। 41, 5 वर्ष पूर्व x1 x2 x3 x4 की औसत आयु 50 वर्ष थी। यदि हम x5 को भी साथ में जोड़ दे तो पांचों की वर्तमान आयु 56 वर्ष हो जाती है। तो चारों का 5 वर्ष पहले 250 था, तो योग क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा 250 गुना 4 यानी 200। 5 वर्ष पहले था तो अभी पाँच पाँच चारों का 5-5 वर्ष बढ़ जाएगा, तो 20 वर्ष बढ़ जाएगा, यानी अभी जो है चारों का योग, चारों के आयु का योग वो 220 वर्ष है। अब कह रहा है कि पांचवा को भी ले तो वर्तमान का 56 हो जाता है, तो वर्तमान का 56, तो योग वर्तमान का कितना हो जाएगा, 56 गुना 5 यानी 6 पचे 30 पचे 25 280। पांचों का वर्तमान 280 है, पांचों चारों का वर्तमान 220 था। ये कौन कौन था, x1 x2 x3 x4, और इसमें x1 x2 x3 x4 और x5 भी है। तो इसमें से इसको घटा लेंगे, यानी 280 में से 220 घटा लेंगे तो ये किसका बचेगा, x5 का नहीं बचेगा। तो जो पांचवा है x5, इसकी आयु 60 वर्ष हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। विजय एक काम को 15 दिन में कर सकता है जिसे अभिनव 10 दिन में कर सकता है। अभिनव इस कार्य का 8 दिन काम किया, शेष बचे हुए काम को विजय पूर्ण कर सकता है। विजय है, अभिनव है, विजय करता है 15 दिन में, अभिनव 10 दिन में, टोटल वर्क 30। अभिनव विजय प्रतिदिन 2 काम, अभिनव प्रतिदिन 3 काम,
अभिनव इस कार्य को 8 दिन किया, तो 3 काम 8 दिन में, 8 दिन में 3 काम से 24 काम किया, टोटल 30 करना है। 24 अभिनव ने किया तो बचा कितना, 6। 6 विजय को करना है, तो 6 प्रतिदिन 2 करता है, तो 6 काम करने में विजय को 3 दिन और लगेगा। तो शेष कार्य को पूरा करने में विजय को 3 दिन, ऑप्शन नंबर डी। 44 रीजनिंग, 45 रीजनिंग, 46 रीजनिंग, 47। मीना की उम्र रीना की उम्र की 3 गुनी है। मीना रीना की 3 गुनी है। 7 वर्ष बाद मीना की उम्र रीना की दुगनी हो जाएगी। देखिए आयु वाला क्वेश्चन तो भर भर के पूछा है बीपीएससी सब पेज में। 4 वर्ष बाद मीना का पूछ रहा है, तो देखिए गैप बराबर नहीं है, 2 से गुना कर देते हैं ऊपर के गैप से, तो 4 2 हो जाएगा। ये भी एक बढ़ा, ये भी एक बढ़ा है 7 साल, तो एक का वैल्यू 7। आपसे पूछा है वर्तमान में पहले 4 वर्ष बाद मीना की आयु क्या है, तो वर्तमान में मीना का 3 है, तो 7 3 21 हो जाएगा। 21, तो 4 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 25। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 48 रीजनिंग, 49 कह रहा है रूट अंडर 0.36, तो दशमलव हटा देते 36/30। अगर हम लोग इसको काट ले 3 से, ठीक है, बाकी 6 से भी आप काट सकते हो, लेकिन हम 3 से काट रहे हैं, कारण है इसको हम 10 बनाएंगे। 10 ऊपर गुना कर लिए 120 और ये 100, तो रूट अंडर 120 और बट्टा में ये फ्री हो गया 10। अच्छा, ये 121 होता तो 11 देता, ये 121 होता तो 11 देता, लेकिन ये 121 से थोड़ा कम है, यानी 10 दशमलव समथिंग देगा, बटा में 10, यानी ये 1.0 समथिंग आएगा, है ना, 1.0 समथिंग आएगा। और एक ही ऑप्शन है 1.0 समथिंग, ऑप्शन नंबर बी। बहुत बच्चे को ये हार्ड लगा होगा, लेकिन देख लीजिए ये चीज करना है, तो ये सब चीज कहाँ से आएगी, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और सिर्फ प्रैक्टिस से। 49 पे पावर 49 प्लस 1 को 6 से भाग करना है, तो 49 को अगर 6 से भाग करेंगे तो 1 बचेगा, तो 49 को 6 से भाग करने पे 6 8 6 48, तो 1 ही बचेगा ना, तो 1 पे पावर 49 प्लस 1 बटा 6, तो 1 पे पावर 49 तो 1 ही हो गया, 1 प्लस 1 2, 2 में 6 से भाग करेंगे तो शेष क्या बचेगा, 2 ही बचेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट मैथ का क्वेश्चन इधर नहीं ना है, 53 54 55 55 देखिए, पाई माइनस 22/7 है। अब बड़ा कंफ्यूजिंग संख्या है ना, अधिकतर बच्चे इसका आंसर 0 मार के आएंगे, ठीक है, अधिकतर बच्चे इसका आंसर 0 मार के आएंगे। ये बच्चा जो मारा है वो परिमेय मारा है, पता क्यों, क्योंकि 22 जो है, सॉरी पाई जो है वो अपरिमेय संख्या है, वो अपरिमेय संख्या है, ठीक है, और इसका मान बार बार मेंसुरेशन में आता है, ज्योमेट्री में आता है, तो उसको आसान करने के लिए हम इसका लगभग में एक परिमेय संख्या मान ले लेते हैं, क्या, 22/7। तो बच्चा को लगता है कि पाई का मतलब 22/7 होता है, लगभग 22/7 होता है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है और इसका लगभग मान हम लोग परिमेय के रूप में 22/7 लेते हैं, लेकिन ये नहीं कि दोनों बराबर हो जाएगा, तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो घट के तो 0 आने का कोई मतलब ही नहीं है। पाई एक अपरिमेय है और 22/7 परिमेय है, अपरिमेय में से परिमेय जाएगा तो हमेशा अपरिमेय ही होगा, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, अपरिमेय होना चाहिए था, ऑप्शन में अपरिमेय देना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में अपरिमेय नहीं है, तो दूसरा क्या हो सकता है, देखिए पाई का वैल्यू ये 22/7 जो है ये पाई से कम होता है, पाई का एक्चुअल वैल्यू 22/7 से ज्यादा होता है, याद रखिएगा, पाई का एक्चुअल वैल्यू 22/7 से थोड़ा सा क्या होता है, सॉरी, पाई का वैल्यू जो है लगभग में आपका 1 मिनट, पाई का जो वैल्यू होता है वो 22/7 से थोड़ा छोटा होता है, ठीक है, हम उल्टा बोल रहे हैं, 22/7 से थोड़ा छोटा होता है। पाई का वैल्यू जो लगभग में 22/7 लिया जाता है ये पाई से थोड़ा सा बड़ा है, यानी पाई का जो एक्चुअल मान है वो 3.14159 के आसपास होता है, ठीक है, और 22/7 का जो वैल्यू है 3.1428 के आसपास होता है, यानी 22/7 बड़ा है, तो पाई माइनस 22/7 होगा, छोटा में से बड़ा घटेगा तो ये क्या देगा, ऋणात्मक देगा, तो मेरे अकॉर्डिंग तो इसका आंसर ऋणात्मक। एक्चुअल जो भी ये क्वेश्चन है ना, एक्चुअल क्वेश्चन में ऑप्शन अपरिमेय है, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन अपरिमेय होना चाहिए कि 22 पाई माइनस 22/7 क्या है, अपरिमेय।
ठीक है। लेकिन यहाँ जो एक ऑप्शन दिया है उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर ऋणात्मक होगा। बात आई समझ में? क्यों? पाई का जो एक्चुअल मान होता है वो 22/7 से थोड़ा सा कम होता है, थोड़ा सा कम होता है, नहीं, पाई 22/7 से थोड़ा छोटा होता है। तो जब पाई में से 22/7 घटाएंगे तो नेगेटिव बचेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 56 रीजनिंग है, 57 रीजनिंग है, 58। 300 मीटर लंबी सड़क पर 16 बिजली के खंभे एक समान दूरी पर गाड़े गए हैं, जिसके दोनों छोरों पर एक एक खंभा लगाए गए हैं। दो लगातार खंभों के बीच की दूरी, देखिए पिछले फेज में भी आया था, 16 बिजली के खंभे, हमने बताया था कि एक दूरी के लिए 2 खंभों की जरूरत होती है, तो 16 खंभे हैं तो 15 दूरी होगी, और 300 मीटर टोटल है, तो प्रत्येक खंभों के बीच यानी 2 लगातार खंभों के बीच की जो दूरी होगी वो 15 दूना 30, 20 मीटर के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर ए। 59, 60। 1110 रुपए को एबीसी में 1/4:1/5:1/6 के अनुपात में बांटना जाना था, परंतु त्रुटिवश इसे 4:5:6 के अनुपात में बांटा गया। इस वितरण के कारण सी को कितने अधिक धनराशि प्रतिशत में पूछ रहा है, तो इसकी तो जरूरत ही नहीं है। इसका एलसीएम लेंगे 6, 4 और 6, 5 और 4, 5 और 6 का एलसीएम 60 हो जाएगा ना, तो 15, 12 और ये आपके पास हो गया कितना, 10। ये एबीसी में बटना चाहिए था, ये एबीसी में बटना चाहिए था, लेकिन बटा किस में, 4, 5 और 6 में। ठीक है, 4, 5 और 6 में, तो यहाँ 11, 4, 15 हो गया, और यहाँ जो है आपका कितना हो गया, 37। दोनों को बराबर कर देते हैं क्योंकि एक ही राशि बांटी जानी है, तो 37 से नीचे और 15 से ऊपर। तो हमें सिर्फ सी का देखना है, बाकी कोई मतलब नहीं है। पहले सी का 15 से गुना करेंगे तो 150, और 37 से गुना करेंगे तो 7×42 और 36, 18, 4, 22, यानी पहले 150 था, अब 222 मिलना था, 150 मिल गया 222। कितना ज्यादा मिल रहा है, 72 ज्यादा मिल रहा है ना। कितना में, 150 में मिलना 150 था, तो कितना ज्यादा परसेंट की त्रुटि हुई, गुना 100%। 50 दून तिहाई, 50 दूना 3 से कितना बार में, 24 बार में, 24 तिहाई 72, तो 24 दूना 48% का धनराशि अधिक मिला है बी, इसको सी को, तो आंसर भी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 48%। 62 कह रहा है कि यदि ए पे पावर बी बराबर सी पे पावर डी, तो log a बाई log c। वाह, बीपीएससी log को भी नहीं छोड़ रहा है। दोनों तरफ ऐसे कुछ है नहीं, बेसिक लॉग का जिसको जानकारी होगा दोनों तरफ लॉग लगा देगा। log a पे पावर b बराबर log c पे पावर d, ये b आगे आ जाएगा, b log a, और यहाँ d आगे आ जाएगा तो d log c। log c को इधर भेज देंगे तो log a बटा log c बराबर d बाई b। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। रीजनिंग है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये तो रिपीट है, सेम पेज रिपीट हो गया लगता है, ये सेम पेज है, चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर मैथ का। कह रहा है यदि x बराबर 1.252525, तो x को परमेय के रूप में लिखिए, यानी x बराबर 1.25 पे पावर बार है। इसको रिपीट, इसको परमेय में बदलने का तरीका बताएं। 125 लिखिए, एक पर नहीं है तो एक को घटा लीजिए, दशमलव के बाद 2 अंक पे रखेंगे, 2 को 9 चिपका दीजिए, यानी 124/99। 124/99, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 3 हाथों से गुजरने वाली एक वस्तु की कीमत कुल 65% बढ़ी यदि पहले और दूसरे विक्रेता ने क्रमशः 20% और 25% लाभ कमाया, तो तीसरे विक्रेता द्वारा अर्जित लाभ 100 का चीज था, पहले 20% बढ़ा 120 हुआ, फिर अगला 25%, तो 120 का 25% मतलब 1/4, 120 का 25% निकालिएगा तो कितना आएगा, 30 आएगा, यानी 120 से बढ़कर कितना हो गया, 150 हो गया। तो पहला बार में 100 से 120 हुआ, दूसरा बार में 120 से 150 हो गया। अब टोटल जो है 165% की वृद्धि हुई है, मतलब 165 मूल हो गया है। तो तीसरका बार में कितना बढ़ाया, 15 बढ़ाया ना, 150 था 165 हो गया, तो 15 बढ़ा, 15 बढ़ा कितना में, 150 में, तो कितना परसेंटेज बढ़ा, 15 से 10 बार में, 10 से ये 10 बार में 10%। तीसरा बार जो वृद्धि हुई है वो 10% की हुई है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। एक धनराशि में साधारण ब्याज पर 6 वर्षों में 60% की वृद्धि होती है, उसी ब्याज की दर से 12
1000 पर 3 वर्षों के बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 6 वर्षों में 60%, यानी रेट कितना है 10%, प्रति वर्ष 10%। 6 वर्ष में 60% मतलब प्रति वर्ष 10%। अब 10% की दर पर 3 वर्ष में 12,000। तो अभी बताएं कि 10% के हिसाब से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 33.1%। तो 12,000 का 33.1% निकाल दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये से ये खत्म, 12 कम 12, 12 3 36, 1 37, 12 3 36 और 3 3972, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 1/3 और 1/2 के मध्य नहीं है। तो 1/3 का मतलब 0.333 हो जाएगा और 1/2 का मतलब 0.5 हो जाएगा। 7 चक 28 0.4 समथिंग है, बीच में होगा। 12 चक 48 0.4 समथिंग बीच में होगा, ये 0.4 बीच में होगा। 8 छक 48 यानी 0.6 समथिंग होगा, 6 हो गया तो 5 से बड़ा हो जाएगा ना, यानी ये बीच में नहीं है, ऑप्शन नंबर डी बीच में नहीं है। एक विक्रेता के पास एक निश्चित संख्या में प्याले है जिसमें 5% टूट गए, वह शेष में से 93% प्याले बेच देता है, जिससे पास तो उसके पास 532 प्याले बच जाते हैं। शुरुआत में उसके पास कितने थे। 5% टूट गया तो 95% बचा, उस 95% में से 93% बेच दिया, तो उस 95% का कितना शेष बचेगा। तो इस 95 का 7% शेष बचेगा और यही है कितना 532। तो 7 सते 49 और 7 छक 42, 19 बचे 95, 19 चक 76, 5 से ये 20 बार में, यानी 1% का वैल्यू आ गया 80। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 8000। टोटल कितने प्याले थे 8000 थे, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। यदि एक गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद 2 है तो श्रेणी के प्रथम 5 पदों का गुणनफल। देखिए प्रथम पद ए, दूसरा ए आर और तीसरा पद ए आर स्क्वायर, यही 2 दे रखा है। आपसे पूछा है प्रथम 5 पदों का गुणनफल, यानी ए इंटू ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यू इंटू ए आर पे पावर 4। तो टोटल ए पे पावर 5 हो गया और आर पे 1 2 3 6 4 10, यानी आर पे पावर 10 हो गया। इसको लिख सकते हैं ए आर स्क्वायर टोटल पे पावर 5 लिख सकते हैं। ए आर स्क्वायर का वैल्यू 2 दिया हुआ है, यानी 2 पे पावर 5 बराबर 32। तो प्रथम 5 पदों का जो गुणनफल होगा वो 32 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। न्यूनतम पूर्ण वर्षों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें कोई धनराशि 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दुगने से ज्यादा हो जाए। तो देखिए 20% में अगर 3 वर्ष से देखेंगे तो 20 का 44 और 20 हो जाएगा ना, यानी 64, और इसका आप फिर 44 गुना 20/100 कीजिएगा तो लगभग ये 9 आएगा, यानी 64 प्लस 9। तो ये तो दुगना होगा नहीं, दुगना का मतलब ब्याज आपको 100% चाहिए, दुगना का मतलब ब्याज 100%। तो 4 वर्ष में अगर करेंगे तो 2 वर्ष का 20 44 और प्लस में 44 और प्लस 44 गुना 44/100। तो आप देखिएगा ये तो 88 हो गया। 4 चक अगर 40 भी रहता तो ये 16 से थोड़ा ज्यादा ही आएगा, तो 104 से ज्यादा आ रहा है। इसका मतलब कम से कम आपको कितना चाहिए 4 वर्ष चाहिए, अगर 20% वार्षिक ब्याज की दर है तो। ठीक है, दूसरा 20% का मतलब 1.2 होता है, और 1.2 पे पावर n कर लीजिए। अगर ये चीज आपका जो है दुगना से ज्यादा हो रहा है, अगर 3 रखेंगे तो 12 का क्यूब 1728 से आएगा, यानी 1.7 आ रहा है। तो आप पावर 1.2 यानी 12 पे पावर 4 करिएगा तो ये 2.0 समथिंग आएगा, यानी 4 पावर होगा, समय का पावर 4 जाएगा, तभी वो दुगना होगा। दुगना का मतलब ब्याज 100%। ठीक है, 74 75, ये मैथ नहीं है, 75 76। 100 लीटर दूध में है, इस बर्तन में 10 लीटर दूध निकाला गया था, उसकी जगह पानी मिलाया गया। इस प्रक्रिया को पुनः 2 बार और दोहराया गया, बर्तन में दूध का आयतन। तो 10 लीटर निकाल के मिलाया जाता है किसको, पानी को। तो 100 में 10 लीटर निकाल लेंगे तो 90 बचेगा 100 में, यानी हर एक बार कितना बच रहा है 9/10। शुरू में था 100, पहला बार 9/10 और पुनः 2 बार, यानी टोटल 3 बार निकाला गया, तो इसका क्यू, यानी 100 गुना 729, 729/1000। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यानी 72.9 लीटर दूध बचेगा 3 बार करने के बाद। एक बार किया और फिर पुनः 2 बार किया, यानी टोटल 3 बार, ऑप्शन नंबर ए।
77, रीजनिंग 78। 6 संख्याओं का औसत 5 है। पहली संख्या को 2 से बढ़ाया गया, दूसरी संख्या को 4 से, तीसरी को 8 से तथा इसी प्रकार अन्य संख्या को बढ़ाया गया। तो जितना ज्यादा बढ़ रहा है उसको निकालिए, वो डिफरेंशिएशन हो जाएगा, उसको 6 में बांट दीजिए, है ना। अभी औसत क्या है 5 है, लेकिन पहला को हम 2 बढ़ाए हैं, दूसरा को 4, तीसरा को 8, चौथा को 16, पांचवा को 32 और छठा को 64। तो टोटल कितना बढ़ गया, 8 2 10 14, 14 और 16 30, 30। अच्छा ऐसे जोड़िए ना, ये 80 हो गया, 80 और 40 120, 126, 126 एक्स्ट्रा हो रहा है। तो 6 को बांटेंगे तो 6 को एक्स्ट्रा कितना जाएगा, और एवरेज सबको 2 और 1 21 सबको ज्यादा ज्यादा जाएगा, सबका 21। पहले कितना था 5 5 था, अब सबको 21 एक्स्ट्रा जाएगा, यानी अब सबका औसत 26 26 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 80 नंबर, दो संख्याओं का GCD यानी मौसत दिया हुआ है 9, एलसीएम 108, एक संख्या 27, दूसरी संख्या लस गुना मस बराबर एक संख्या गुना दूसरी संख्या। 27 चौका 108, 9 चौक 36, ऑप्शन नंबर सी। दो संख्या x और y का अनुपात 11:13 है, जोड़ 48 है, तो 11 और 13 24 का वैल्यू 48 है, तो एक का वैल्यू 2। तो संख्या, अच्छा y का वैल्यू यानी दूसरी संख्या पूछ रहा है, तो 13 यूनिट 26 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 83 नंबर, यदि एक समांतर श्रेणी का तीसरा पद 1/5 एवं पांचवा पद 1/3 है तो श्रेणी का 15वां पद क्या होगा। ठीक है, समांतर श्रेणी का तीसरा पद a+2d, ये दिया हुआ है 1/5, 1/5, और पांचवा पद यानी a+4d, ये दिया हुआ है 1/15। तो इसमें से इसको घटा लेंगे तो 2d बराबर 1/15 माइनस 1/5, यानी 2d बराबर कितना आ गया, सॉरी 1/3 है ना, पांचवा पद 1/3 है, तो 1/3 माइनस 1/5, तो 2/15। 2d बराबर 2/15, 2 से 2 खत्म, तो d का वैल्यू 1/15 आ गया। d का मान रख देंगे तो a बराबर हो जाएगा 1/5 माइनस 2/15, यानी ये भी 1/15 आ गया। तो a भी 1/15 और d भी 1/15। इसका 15वां पद पूछ रहा है, यानी t15 बराबर a+14d, a+14d, तो a 1/15 और ये 14/15, तो 15/15 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ए बी अनुपात बी सी अनुपात सी डी दिया हुआ है, a 24 है तो ए बी सी डी का मान होगा ए बी सी डी। ए बी है 2 3, बी सी है 4 5, सी डी है 6 7, तो 6 6 4 5 3 3, तो इसे कट जाएगा 2 बार में, 2 बार में, 2 बार में, सबका रेशियो आ गया 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, ये हो गया 4 3 12 दूना 24, 5 3 15 दूना 30 और 7 5 35। ठीक है, तो टोटल हो गया कितना, ये 40 70 105, और ए का वैल्यू 24 दिया हुआ, यानी 16 यूनिट 24 है, तो 2 यूनिट 3 हो गया, 1 यूनिट 3/2, तो 105 यूनिट, टोटल 105 है, तो 105 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 315/2, यानी 1, और ये 5 दूना 10, 7 दूना 14, और ये 5, 157.5 आएगा। a+b+d का वैल्यू 157.5, तो 24 से अधिक 150 से कम नहीं होगा, 157 से अधिक 159 से कम, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। जब एक उत्पादक अपने उत्पाद के खुदरा मूल्य पर 36% कमीशन देता है तो उसे 8.8% का लाभ होता है। यदि कमीशन 24% कम कर दिया जाए तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। 100 का चीज था, 36 कमीशन दिया तो 64 में बिका। अब कह रहा है कमीशन 24% कम कर दिया जाए, यानी 36% था ना, तो 24% कम कर देंगे तो 12% बचेगा। अब 100 का चीज है, 12% कमीशन दिया तो 88 का बिकेगा। तो ये 64 का जब बिक रहा था तो उसको 8.8% का लाभ था, यानी ये जो 64 था वो 108.8 का वैल्यू था। 8.8% लाभ का मतलब विक्रय मूल्य क्या, 108.8%। तो क्रय मूल्य यानी 100 का वैल्यू क्या होगा,
तो 8×8 = 64, 8 एकम 8, 8×2 8×3 24, 8×6 48, 4 से कटेगा क्या? हाँ, 4×4 = 12, 4×4 = 16, 2 से ये 1.7, एक जीरो और दे दे तो 1000/17 लिख सकते हैं। 17 एकम 17 नहीं, 17×5 = 85 और ये 150, 17×8 = 136 और 17×8 = 136, यानी लगभग 58.8। तो सीपी जो है वो 58.8 है। और दूसरा विक्रय मूल्य, जब कमीशन 12 ही हो जाता है, 12%, तब विक्रय मूल्य कितना है? 88। तो कितना का लाभ हो गया? लगभग 30 का मान के चलिए ना, 30 का लाभ हो गया। और सीपी को अगर लगभग हम 60 मान के चले तो ये लगभग में 50% के आसपास होना चाहिए। ऑप्शन देखिएगा 50% के आसपास एक ही है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो 49.96% इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 88, 1/5 प्लस 1/3 कितना हो जाएगा? 3 और 5 8/15 प्लस 1/x बराबर 1/8, यानी 1/x बराबर 1/8 माइनस 8/15। तो 15 माइनस 64, 15 माइनस 8×8 64/15 120, माइनस का 49/120, ये 1/x का वैल्यू है, पलटी मार देंगे तो x का वैल्यू माइनस 120/49 आ जाएगा, माइनस 120/49। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन भी बच्चे छोड़ कर आते हैं, आश्चर्य वाली बात है, सिंपल सा भिन्न का जोड़ घटाव नहीं आ रहा है। नेक्स्ट 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 90, तीन संख्या में पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगना और दूसरी संख्या तीसरी की दुगनी है। पहली दूसरी तीसरी, तो तीसरी ऐसे होगा ना, ये एक तो इसका दुगना, दो इसका दुगना, चार, यानी संख्याएं, इसका व्युत्क्रम का योग दिया हुआ है। तो मान लीजिए 4x है, 2x है और x है, व्युत्क्रम 1/4x, 1/2x और 1/x, यही दिया हुआ है 7/72। तो एलसीएम 4x हो जाएगा, ऊपर एक, ये दो और यहाँ चार, 4×2 = 6, 1 7 बराबर 7/72। 7 से 7 खत्म, 4 से ये 18 बार में, तो x का वैल्यू 18 आ गया। आपसे क्या पूछा है? न्यूनतम संख्या, तो न्यूनतम संख्या x 18, ये हो गया 36 और ये हो गया 72। इसका लॉसअप, यानी लॉसअप तो 72 आ जाएगा, 18 36 72 का लॉसअप 72 और न्यूनतम संख्या 18, न्यूनतम संख्या 18, लॉसअप का कितना परसेंटेज है, यानी 18 72 का कितना प्रतिशत है? तो 100 से गुना कर देंगे, 18 × 72, 4 से 25 बार में, यानी सबसे छोटी संख्या लॉसअप का 25% है, ऑप्शन नंबर सी। साइन ए बराबर 5/13, तो tan ए बराबर, साइन ए लंब बटा कर्ण होता है, ये लंब बटा आधार, तो लंब तो 5 हो गया, आधार 12 निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 5/12। 92 92 92 93, यदि 2 पे पावर 2x - 1 प्लस 4 पे पावर x बराबर 2 पे पावर x माइनस 1/2 प्लस 2 पे पावर x प्लस 1/2, तो अनुपात 1 - x/1 + x निकालना है। देखिए, इसको 2 पे पावर 2x/2 लिख सकते हैं, प्लस ये 2x पे पावर 2, 2 पे पावर 2x बराबर 2 पे पावर x/2 पे पावर 1/2 प्लस 2 पे पावर x इंटू 2 पे पावर 1/2। यहाँ से 2 पे पावर 2x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ 1/2, यहाँ 2 पे पावर 2x ही है ना, ये पावर पे पावर तो गुना हो जाता है, तो 1 बचेगा। यहाँ से 2 पे पावर x कॉमन, तो 1/2 पे पावर 1/2 का मतलब √2 लिख सकते क्या इसको? ये भी √2 हो जाएगा। तो ये 2 पे पावर 2x इंटू 3/2 हो गया, और ये 2 पे पावर x √2 और ये 3/√2 हो गया। तो 3 से 3 खत्म, ये 2 पे पावर 2x/2 पे पावर x बराबर 2/√2। ठीक है, तो 2 पे पावर 2x/2 पे पावर x, भाग में पावर घट जाता है, तो क्या बचेगा? 2 पे पावर x, और ये √2 से ये 2 √2 बार में कट जाएगा, √2 का मतलब 2 पे पावर 1/2, यानी x का वैल्यू 1/2 आ गया। आपको चाहिए 1 - x 1/2, 1 + x 1/2, तो ऊपर हो गया 1/2 और नीचे हो गया 3/2, 2 से 2 खत्म, यानी 1/3, ऑप्शन नंबर ए। बीपीएससी लड़कों की जान लेगा क्या?
इतना अच्छा क्वेश्चन जब हम बता रहे थे तो बच्चे कमेंट में कर रहे थे बिहार में इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। लो देखो, रवि ने एक घड़ी खरीदा और इसे राम को 20% लाभ पर बेचा। राम रवि को पुनः इसे वापस 20% हानि पर बेचना चाहता था। यदि रवि इसके लिए तैयार है तो रवि को होगा। 100 का चीज रवि को पड़ा तो रवि बेच दिया राम को 120 में। राम पुनः रवि को बेचना चाहता है 20% हानि, यानी 120 का 20% निकालेंगे तो 24 हो जाएगा। 24 हानि यानी 96 पर। ठीक है, तो एक्चुअल में ओवरऑल रवि का अगर लाभ पूछता तो 20 रुपया तो पहले यहाँ कमा लिया था पहला बार जब बेचा राम को, और दूसरा बार 100 का चीज 96 में खरीद रहा है तो 4 रुपया यहाँ कमा लिया। तो टोटल रवि का 24 रुपया का इनकम हुआ है 100 पर। तो एक्चुअल में उसको 24% का ओवरऑल बेनिफिट होता। लेकिन अगर सिर्फ दूसरे केस की बात करें कि दूसरा केस में क्या होगा, तो 100 का चीज था और रवि को 96 का पड़ रहा है। एक्चुअल में उस घड़ी की कीमत कितनी थी, 100 रुपये, और रवि फिर से राम से वो 96 रुपया में खरीद रहा है, तो 4% का रवि को क्या होगा, लाभ। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन मतलब सही से सेट नहीं हुआ। ऐसे क्वेश्चन में जनरली पूछा जाता है कि एक्चुअल में उसको टोटल लाभ कितना हुआ, इस पूरे प्रोसेस के दौरान उसको टोटल लाभ कितना हुआ। तो उसको टोटल लाभ जो है कितना का है, 24% का लाभ हुआ है। ठीक है, शुरू में 20 रुपया का लाभ हुआ था 100 में, अभी 100 में 4 रुपया का लाभ हो रहा है, टोटल 24 रुपया का। लेकिन सेकेंड वाला सिर्फ केस में देखें तो सेकेंड वाले केस में 4% का लाभ हो रहा है, क्योंकि वो 100 का चीज 96 में खरीद रहा है। ठीक है, तो उसको कितना का 4 रुपए का लाभ हो रहा है 100 में, तो 4% का लाभ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 96 नहीं है, 97। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, उनका लघुत्तम समापवर्त 15 x हो जाएगा 90, यानी x का वैल्यू 6, तो संख्या 18 और 6 बचे 30, ऑप्शन नंबर सी। ये रीजनिंग है 99, रीजनिंग है 100 मैथ। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 51, तो x माइनस 1/x, दोनों में से 2 घटा लीजिए, 1/x² माइनस 2, और इधर से भी 51 माइनस 2, तो ये हो जाएगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 49, यानी x माइनस 1/x बराबर प्लस माइनस 7 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ये 100% एरर फ्री सॉल्यूशन हो गया है इसका। आशा करते हैं जो भी पढ़ा रहा है वो आपको समझ में आ रहा होगा। आंसर मिलाइए, देखिए कितने सही हो रहे हैं, और मेरे से पूछिए तो तीनों शिफ्ट में सबसे अच्छा मैथ के क्वेश्चन इसी शिफ्ट में थे। बाकी देखिए नॉर्मलाइजेशन में क्या खेला होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।